सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर में जो पुस्तक चलती है फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा बीए फाइनल में आदर्शवादी विचारक हैं, हीगल है, ग्रीन है, तो उनको समझने के लिए भी उपयोगी है। एमए प्रीवियस में जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट पुस्तक चलती है, उसके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें भी आइडियलिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सबके लिए ये वीडियो उपयोगी है। फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल सभी के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्वेश्चन आता है, आदर्शवाद का अर्थ बताइए, उसका विकास कैसे हुआ वो बताइए, आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आइए इस वीडियो में इन सब की हम चर्चा करते हैं। दरअसल आदर्शवाद शब्द का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, कहाँ से अस्तित्व में आया है। तो दरअसल आदर्शवाद जो शब्द है अंग्रेजी के आइडियलिज्म से बना है। आइडियलिज्म शब्द आइडियल से बना है और आइडियल जो है आइडिया से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार। ये विचार पर आधारित है। आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत या विचार संबंधी, क्योंकि जो पूर्णता है, जो वस्तु एब्सोल्यूट होती है, जो पूर्ण होती है, उसे आदर्श कहा जाता है। तो आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से नहीं है, बल्कि विचारों के क्षेत्र में जो पूर्णता पाई जाती है उससे संबंध है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ये विचारधारा इस दुनिया में जितने भी राज्य पाए जाते हैं, उन राज्यों की प्रकृति से असंतुष्ट होकर एक ऐसे आदर्श राज्य का विवेचन करती है, एक ऐसा आदर्श राज्य जो पूर्ण हो। और पूर्ण राज्य का अस्तित्व केवल विचारों की दुनिया में संभव है। तो आदर्श वो लक्ष्य है जिसकी तरफ सभी राज्यों को बढ़ना चाहिए। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत और मान्यताएं क्या हैं? दरअसल ये राज्य को एक नैतिक कहा था कि राज्य का अस्तित्व जीवन की आवश्यकताओं, राज्य का उदय जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो सद जीवन के लिए बना हुआ है, व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए बना हुआ है। तो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं जिसमें रहकर ही मनुष्य अपना नैतिक विकास कर सकता है। बोसांके कहते थे, राज्य एक नैतिक विचार का पूर्ण रूप है। राज्य विश्वव्यापी संगठन न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। आदर्शवादियों का मानना था कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। वो राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, राज्य की सत्ता और अधिकार को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं राज्य का अपना एक व्यक्तित्व और इच्छा होती है, राज्य प्रमुख है और व्यक्ति गौण। राज्य लक्ष्य है और राज्य एक लक्ष्य है और व्यक्ति उस लक्ष्य की पूर्ति का साधन है। नागरिकों को अपना सर्वस्व राज्य के लिए बलिदान कर देना चाहिए। वेपर ने कहा है, राज्य स्वयं में एक साध्य है। यह आत्मा की उच्चतम व्याख्या ही नहीं बल्कि अंतिम अवधारणा भी है। राज्य व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। फिक्टे कहते थे कि जैसे एक तैल चित्र होता है, उस तैल चित्र में खूब सारे तेल कण होते हैं, लेकिन तैल चित्र केवल तेल कणों का समूह नहीं है। जैसे संगमरमर की मूर्ति जो केवल संगमरमर का टुकड़ा नहीं है बल्कि उससे अधिक है, उसका सौंदर्य है, वो एक अभिव्यक्ति है, एक पूर्णता है। उसी प्रकार राज्य मनुष्यों का समूह मात्र नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्ति राज्य के लिए है। वे कहते थे राज्य अनिवार्य है, राज्य से अलग व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। जैसे अगर शरीर के अंगों को शरीर से काट दिया जाए तो शरीर के अंगों का कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है कि राज्य जो है असीम शक्ति को धारण करने वाला है। हीगल का तो ये मत था कि राज्य ईश्वर का अवतार है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार नहीं है। राज्य के बाहर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वे राज्य की शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं लगा सकती। ये कहते थे कि शरीर और उसके अंगों का जो संबंध है वही राज्य और व्यक्ति का संबंध है। राज्य और व्यक्ति में एक आंगिक संबंध है। जैसे अगर अपन बात करें, हाथ है, हाथ हिलता है, डुलता है, कार्य करता है, लेकिन अगर इस हाथ को काट के पृथक कर देंगे तो ये कार्य नहीं करेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति का महत्व राज्य में रहकर ही है, राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। उसने कहा था कि व्यक्ति की इच्छा सामान्य इच्छा के अंदर ही निहित है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि करता है, तो राज्य के आदेशों की पालना में ही व्यक्ति का अस्तित्व निहित है। यदि व्यक्ति
खुद सामान्य इच्छा की पालना नहीं करता तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आदर्शवादी विचारकों का मानना है कि राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अगर व्यक्ति राज्य की इच्छा का पालन करता है तो ही वह स्वतंत्र है, अन्यथा वह स्वतंत्र नहीं है। दरअसल स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति के विकास के अधिक से अधिक अवसर मिले, और व्यक्ति को विकास के अधिक से अधिक अवसर केवल राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। आदर्शवाद का ये मानना है कि राज्य समाज से पृथक नहीं है, राज्य और समाज में कोई मतभेद नहीं है, समाज राज्य से पृथक कोई अलग संस्था नहीं है। समाज का अस्तित्व राज्य पर निर्भर है और ये एक ही संस्था के दो नाम हैं। इससे जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है कि आदर्शवाद का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, तो आप बता सकते हैं कि राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं, राज्य को सर्वोपरि संस्था मानते हैं, राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, राज्य को एक पूर्ण संस्था मानते हैं, राज्य एब्सोल्यूट है, व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के अधिकतम अवसर जो है वो राज्य में ही मिल सकते हैं। तो ये आदर्शवादी विचारधारा व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक मानती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आदर्शवाद जो है वो ये मानता है कि व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है। इनका ये मानना है कि शरीर और उसके अंगों में जो संबंध है, व्यक्ति और राज्य में भी वही संबंध है। रूसो जैसे विचारकों का मानना था कि सामान्य इच्छा का पालन करने में ही स्वतंत्रता निहित है। व्यक्ति स्वतंत्र तभी हो सकता है जो सामान्य इच्छा के आदेशों की पालना करे, क्योंकि सामान्य इच्छा के आदेशों की पालना राज्य करता है, प्रतिनिधित्व राज्य करता है। तो राज्य के आदेशों की पालना में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है, बाकी व्यक्ति की अलग से कोई स्वतंत्रता नहीं है। आदर्शवादी विचारधारा ये मानती है कि स्वतंत्रता का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का अधिकतम डेवलपमेंट कर सके, और ये वो तभी संभव है जब वो राज्य में रहे। राज्य से अलग रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का, अपने व्यक्तित्व विकास का लाभ नहीं ले सकता। अरस्तु कहते थे कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वो या तो देवता है या पशु है। अगर हम आदर्शवादी विचारकों की बात करें तो प्लेटो और आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो भी राज्य को आदर्श मानता है, साध्य मानता है। अरस्तु भी आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो और अरस्तु के अलावा अगर अपन बात करें तो रूसो है, हीगल है, ग्रीन है, कांट है, ये सब के सब आदर्शवादी विचारक हैं। ब्रेडले है, बोसांके है, क्योंकि ये राज्य को साधन मानते हैं, राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं, राज्य को कृत्रिम संस्था नहीं मानते। तो इन सब का मानना है कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन एग्जाम में छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव आ सकता है। फर्स्ट ईयर में आता भी है, आदर्शवाद का अर्थ स्पष्ट करो, आदर्शवाद के सिद्धांत बताइए, आदर्शवाद की विशेषताएं बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसका विवेचन कर सकते हैं। एक दूसरी बात, इस वीडियोज़ से कोई समस्या आपको हो कि कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, उसमें आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं, उसका उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ कॉलेज के द्वारा बनाए गए हैं। चूँकि ऑफलाइन कक्षाएँ बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि इन वीडियोज़ को आप न केवल स्वयं देखें बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी जो यूट्यूब का चैनल का हमारा जो लिंक है उसको शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। सारे आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज़ लगभग अपलोड कर दिए गए हैं, आपका सिलेबस लगभग पूर्ण करवा दिया गया है। तो इस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे न केवल मेरे सब्जेक्ट के बल्कि इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो भी अवेलेबल हैं, संस्कृत के भी हैं, हिंदी के भी हैं। ये कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से आप सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ का ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाभ ले सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सबको इसका लाभ मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि इसमें बहुत अच्छे से हर वीडियोज़ में एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, क्या क्या विचारधारा है, कैसे अस्तित्व में आई। इंग्लिश की पोइम्स का भी बहुत अच्छे से विवेचन दिया गया है। तो ये ऑनलाइन टीचिंग एक वरदान भी है आप लोगों के लिए। आप घर पे बैठे नेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं,
देख सकते हैं लिटरेचर के वीडियोस, हिंदी साहित्य के वीडियोस, संस्कृत के वीडियो, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस। तो गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। ऑफलाइन संभव नहीं हो, लर्नेड जो उनके वीडियोज बनाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और दिक्कत हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उसका उचित समाधान हम अवश्य करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।